सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से ब्रिटिश से इंडिया के टाइम में, ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में इंडिया में कास्टिज़म का कैसा स्ट्रक्चर था और कास्टिज़म के क्या क्या उस समय इम्पैक्ट थे। तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि ब्रिटिश रूल के टाइम में, कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में कास्टिज़म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और इंडिया में स्पेशली हिंदूज़ रिलीजन के अंतर्गत जितनी जातियां थीं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और मिसबिहेविंग वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली अपर कास्ट के द्वारा जो कुछ दलित जातियां हैं उनको अछूत मानना और उनसे दूरी बना करके रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना, ये एक बहुत ही विडंबना कहिए, यह बहुत बड़ी समस्या थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और जितने भी इंडियन लीडर थे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे हों या स्वयं जवाहरलाल नेहरू रहे हों, वो इस चीज़ के लिए संघर्ष करते नज़र आए कि देश की सभी जातियां और सभी धर्म के लोग मिल कर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष करें। लेकिन क्योंकि सैकड़ों सालों से जो जाति विभिन्नता है और जाति भेदभाव है वो लोगों के मन में पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था, स्थायी हो चुका था, इसलिए राष्ट्रीय एकता में जो नेशनल यूनिटी है, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी में जातिवाद एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में काम कर रहा था और इस चीज़ को भारतीय नेता भी महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने जातिवाद को समाप्त करने या जातिवाद से लोगों को मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। गांधी जी ने स्पेशल जो प्रयास किए, उन्होंने दलित कम्युनिटी के जातियों को सबसे ज़्यादा समाज के लिए जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा समाज के लिए सहायक बताया और उनको हरिजन का नाम दिया, अर्थात वो हरि के जन हैं। उन्हें सम्मान प्रदान करने की कोशिश की और साथ ही साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तमाम तरीके के आंदोलन चला करके और कई जगह पर लोगों को सामूहिक रूप से ले जा कर के सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल करके, सामुदायिक स्नानागार हो, चाहे वो सामुदायिक मंदिर हों, पार्क हों, तालाब हों, इन जगहों पर जाकर दलित जातियों के साथ में वो सामाजिक जो दूरी बनी हुई थी बड़ी जातियों के द्वारा, उसको कम करने का प्रयास किया, भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। और आगे जो ये इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ाद भारत के बाद भी ये समस्या बनी रही, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाई। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रावधान किए गए वो संविधान लिखने के दौरान में, संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि आने वाले दौर में जब एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र राजनीति होगी और उसमें सभी वर्गों, सभी जातियों के लोग का अपना अपना तरीके से जो उसमें योगदान होगा राजनीति में और देश के विकास में, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि ये जातिवाद या जाति जो भेदभाव है ये नेगेटिव रोल प्ले करे और ये देश को पतन की तरफ ले जाए, डेवलपमेंट में कहीं बाधा ना उत्पन्न कर दे। इसलिए संविधान निर्माण के समय कुछ चीज़ों का, कुछ स्पेशल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। उसमें से एक तो ये था कि आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, ये जिसमें कि लिखा हुआ है कि साफ साफ द स्टेट and the government or any individual person cannot discriminate anyone on the ground of caste, religion, race, sex and place of birth। इसका मतलब ये होता है कि जाति, धर्म, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर राज्य, सरकार या कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात इसमें जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है
और ये इस बात को दर्शाता है कि जाति भेदभाव करना या जाति के आधार पर किसी को अपमानित करना ये संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार गलत है, एक अपराध है। और इसके लिए आईपीसीज़ में, इंडियन पिनल कोड में सज़ा का भी प्राविधान है। अगर कोई जाति भेदभाव करता पाया गया या साबित हो गया कि उसने जाति आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया है या अपमानित किया है या हिंसा की है, तो उसमें जुर्म के आधार पर ही सज़ा का प्राविधान है अलग अलग। तो आर्टिकल 15 में व्यवस्था की गई है कि जाति भेदभाव ना रहे। इसके बाद जो अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की जो प्रथा थी, उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और उसे फिर से भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 के तहत पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, छुआछूत प्रथा को बंद कर दिया गया है और अब ये अपराध है। और इसके लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो छुआछूत की भावना रखता है या ऐसी एक्टिविटी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 में आपने देखा किस तरीके से जातिवाद को समाप्त करके जाति भेदभाव को और जाति जो उत्पीड़न है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। संविधान पूरी तरीके से सपोर्ट करता है और ये मौलिक अधिकार है, ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है कि हमारे साथ कहीं पर जाति भेदभाव या जाति उत्पीड़न ना हो। और इसके लिए हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोर्ट से न्याय की मांग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत। इसके बाद तमाम संविधान निर्माताओं को और देश के नागरिकों को इस चीज़ का भी अनुमान था और एहसास था कि देश में जिस प्रकार से सैकड़ों साल से जाति प्रथा रही है और तमाम जातियां ऐसी रहीं जो जिन्हें दबाया गया, जिनको प्रताड़ित किया गया और अब वो बहुत पिछड़ चुके हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर। तो उनका विकास स्वतंत्र भारत में कैसे होगा, वो अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो कहीं उनको बड़ी और ताकतवर जातियों के द्वारा, धनाढ्य जातियों के द्वारा दबा न दिया जाए, उनका कहीं दमन न हो जाए। तो इससे बचाने के लिए संवैधानिक तौर पर और सरकारों को लीगल तौर पर ये एक उनको छूट दी गई, उनको अधिकार दिए गए कि जाति आधार पर आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय SC ST के लिए आरक्षण का प्राविधान है, जो कि विभिन्न सरकारी सेवाओं में, गैर सरकारी सेवाओं में और तमाम ऐसे संस्थान जहां पर मेरिट के आधार पर, अंकों के आधार पर या टेस्ट के आधार पर एडमिशन होता है, वहां पर इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट और इसके बाद अब तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं वो किसी भी जाति समुदाय से या धर्म से हों, उनको भी आरक्षण प्रदान किया गया है और साथ ही साथ महिलाओं को भी। तो ये भी एक प्रोविज़न है कि जाति आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे जो जातियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थीं, उनको भी बराबर का अधिकार मिले और वो भी सबके बराबर आगे समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। तो ये व्यवस्था की गई है। अब आज की सिचुएशन में अगर मॉडर्न टाइम पीरियड में देखें तो जो जाति भेदभाव है या जाति उत्पीड़न है वो अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में कम दिखता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े देश के कुछ शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और इसके अलावा भी जो दूसरे मिलेनियर सिटीज़ हैं जहाँ पर आबादी 10 लाख से अधिक है,
उन शहरों में जाति व्यवस्था उतना ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही है, या जाति का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उतना वहाँ नहीं है। उसका कारण है कि शहरों में एक ऑब्वियस सोशल डिस्टेंसिंग, एक स्वाभाविक सामाजिक दूरी लोगों में होती है, चाहे वो सजातीय लोग हों, विजातीय हों या किसी भी धर्म के हों। एक सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ ऑलरेडी मेंटेन रहती है। लोग दूसरों के बीच में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं और इन सब मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा इतना उग्र भी नहीं होते हैं और संगठित भी नहीं होते हैं। वहाँ लोग लगातार अपने काम धाम में लगे हैं, व्यस्त जीवन है, तो इसलिए इन सब के लिए समय नहीं मिलता है, इन गतिविधियों के लिए। तो वहाँ जाति हिंसा और जाति भेदभाव जैसी समस्याएं कम हैं। लेकिन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अभी भी आबादी का बड़ा हिस्सा या आप कहें बहुसंख्यक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करता है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जाति हिंसा और जाति उत्पीड़न जैसी समस्याएं कहीं कहीं पर दिखाई देती हैं और बनी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा असर जो जाति भेदभाव का है वो मैरिजेस को लेकर के दिखता है। विवाह आजकल जो होते हैं, चाहे वो शहरों में हों या गाँवों में हों, अभी भी उनमें सजाती विवाह जो एंडोगेमिक मैरिज है, अपने जाति के अंतर्गत ही लड़के या लड़की का विवाह करना, इसके लिए समाज हमेशा या जो भी जाति है वो प्रयास करती है कि लड़के या लड़की का विवाह उसी जाति में, उनकी ही जाति में हो। दूसरी जाति में विजातीय विवाह होने पर तमाम विरोध होते हैं और तमाम आप जगहों पर देख रहे हैं कि ऑनर किलिंग जैसा, कि दूसरी जाति में लड़के या लड़की ने विवाह कर लिया तो अपनी जाति के सम्मान के खातिर अपने ही परिवार के या दूसरे के परिवार के लड़के लड़की की हत्या कर देना या उनको प्रताड़ित करना, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें आती हैं, या उनका सामाजिक बहिष्कार कर देना, ये घटनाएं सुनने में आती हैं। तो शादी विवाह में अभी भी जो भारतीय समाज है, भारतीय जातियां हैं, वो सजाती विवाह को ही वरीयता देती हैं। विजातीय विवाह होने की स्थिति में, इंटरकास्ट मैरिज की स्थिति में तमाम समस्याएं देखने में आती हैं और विजातीय विवाह करने के बाद भी वर वधू को, लड़के लड़कियों को भविष्य में भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने परिवार से ही उनको कभी कभी अलग कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, जबकि कानूनी सहायता या कानूनी अधिकार प्राप्त है। कोई भी लड़का या लड़की जिनकी उम्र, लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर, लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर है, वो अगर स्वेच्छा से विवाह करते हैं तो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, उनको कानूनी अधिकार प्राप्त है कि विवाह कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। लेकिन अभी समाज में विसंगतियां हैं, समाज स्वीकृति नहीं देता है और तमाम जगहों पर ये विरोध की जो तमाम घटनाएं हैं वो दिखाई देती हैं। ऐसे ही एक और सेक्टर है जहाँ पर जातिवाद अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और वो आप सबको पता है, वो है पॉलिटिक्स, राजनीति। चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या क्षेत्रीय राजनीति या फिर प्रदेश की राजनीति हो, जाति आधार पर वोट मांगना या जाति गुटबंदी करना, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों में साथ ही साथ चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान देखा जाता है कि जाति के आधार पर राजनीति में सक्रिय रहना, नेताओं का आपस में गुटबंदी करना, जनता को जाति आधारित या जाति के आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित करना, ये घटनाएं तमाम दिखाई देती हैं। और कभी कभी जो क्षेत्रीय चुनाव हैं, जिसमें कि पंचायत चुनाव में भी जो जाति आधारित मतों का या जाति आधारित लोगों का जो ग्लोबलाइजेशन है, एकीकरण है या ध्रुवीकरण है, ये अक्सर दिखाई देता है और कभी कभी इसमें तमाम हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। राजनीतिक पार्टियां भी जाति के आधार पर कैंडिडेट्स को टिकट देना और उनको मैदान में चुनाव में उतारना और जाति विशेष के लोगों को लेकर के पार्टी बनाना, ये तमाम घटनाएं सुनने में आती हैं। और ये एक तरीके से आप कहेंगे कि राजनीति में जातिवाद का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, नकारात्मक पक्ष ही है जो दिखाई दे रहा है और इसके दुष्परिणाम अभी भी देखने को मिल रहे हैं और आगे भी
उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। कुछ मामलों में इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने में आया है। जाति आधारित गुटबंदी के कारण ही तमाम जातियों को राजनीति में और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। हमारी जो ये सोशियोलॉजी की बुक है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जाति आधारित राजनीति के कारण या जाति आधारित गुटबंदी के कारण ही कुछ राज्यों में ऐसी पार्टियों का गठन हुआ है कि जिनमें जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व रहा है और उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ा लिया है और वो डेवलपमेंट में, विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की यादव जाति का जिक्र है। यादवों का विकास, जिन्होंने अपने आप को आगे प्रमोट किया, उनको मौके मिले, अवसर मिले, उसका फ़ायदा उठाया। हरियाणा, राजस्थान में जाटव, जो जाट समुदाय के लोग हैं, गुर्जरों का भी नाम, उसमें गुर्जर जाति का नाम भी आता है। इसके बाद दक्षिण भारत की 1-2 जातियों का नाम है। तो ये कुछ ऐसे जातियां हैं जिन्होंने अपने आप को मौका देख करके फ़ायदा उठाया है और इन्होंने अपना विकास किया है।